ज्यादातर एमसीक्यूज बनकर आते हैं। तो ये जो न्यूटन्स की लॉ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो सेम टू सेम यहीं पर भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। तो वही चेंजिंग आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर ये आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच किया तभी आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड आपने ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बच्चों करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जैसे कि हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सही है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। इन 1689 सर आइजैक न्यूटन relationship established relationship between force and motion। बच्चों हमने एक चैप्टर पढ़ा था पिछला जो गुजर चुका है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमने बिना फोर्स लगाए चीजों को डिस्कस किया था, वेक्टर को डिस्कस किया था, स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था। बच्चों यहाँ पर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तब ही हम किसी बॉडी की पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सर आइजैक न्यूटन ने एस्टेब्लिश किए थे, 3 लॉ पेश किए थे फोर्स और मोशन के बिटवीन, फोर्स और मोशन के बिटवीन। सबसे पहले लॉ फर्स्ट समझाने से पहले आपको एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना चाहूंगी, सही है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये यहाँ पर बना लेते हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या पड़ा हुआ है, एक सरफेस पर पड़ा हुआ है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा, वो क्या है, रेस्ट के अंदर है। तो अभी मुझे उस ऑब्जेक्ट को क्या करवाना है बच्चों, मूव करवाना है। तो मूव करवाने के लिए मुझे फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, सही है। मैंने राइट साइड पर जो फोर्स अप्लाई की है बच्चों वो की है 10 न्यूटन और लेफ्ट साइड पे बच्चों जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो की है 10 न्यूटन, सही है। यानी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, इस बॉडी की पोजीशन को चेंज करना चाहती हूँ, तो मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। राइट साइड पर मैंने 10 न्यूटन, लेफ्ट साइड पर भी 10 न्यूटन। क्या जो बॉडी है वो राइट साइड पे जाएगी या वो जो बॉडी है वो लेफ्ट साइड पे? बच्चों बॉडी ना राइट पे जाएगी ना लेफ्ट पे जाएगी, क्योंकि इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। काइनेमेटिक के कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहे हैं बच्चों, तो दोनों चैप्टर क्लियर होने चाहिए तभी आगे बढ़ पाएंगे आप। तो बॉडी की पोजीशन चेंज फिर भी नहीं होगी मैम, क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका भी सेम है। तो बैलेंस फोर्सेस कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है तो आप लोगों को अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यही हमारे सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में कराया था। अगर आपने किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना है तो आपने अनबैलेंस फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, सही है। ये था इसका लॉ, लेकिन कुछ और भी कंक्लूजन आती हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, सही है। ये इसका क्या है, लॉ है। और आप लोगों ने इस लॉ को अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, जरा आप गौर से यहाँ पर देखें। सच a motion continuous रहेगा, continuous it state of
जवाब देंगे मैम जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो रेस्ट में, मोशन में। तो हम ऐसे लिखेंगे, इट इज एन एजेंट टू चेंज, टू टेंस टू चेंज स्टेट, यानी कि वो एजेंट जो टेंस और चेंज करे स्टेट ऑफ बॉडीज, तो आप उसे क्या बोलते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स एक ऐसी चीज है बच्चों जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देती है। सही है। अब टेंस का मतलब क्या है? ये एक बोर्ड है, नहीं ये एक दीवार है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। अब मैं इस बोर्ड के ऊपर बच्चों फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। देखिए फोर्स अप्लाई करूँ, जरा देखिए इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन दीवार आगे क्यों नहीं जा रही? क्यों आगे नहीं जा रही? ये टेंस का मैम ने क्यों लिखा है? ये सही था ना? देखिए आगे नहीं जा रही, फिर से स्टूडेंट फोर्स लगाए, फिर से फोर्स लगाए, फिर बॉडी आगे नहीं गई। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, याद रखना है, फोर्स का काम चेंज करना तो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। अब दीवार को घसीटने के लिए जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतना मेरे पास नहीं है, फिर भी अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगी ऑब्जेक्ट की, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इतना मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं? इसे फोर्स बोलते हैं। ये भी आप लोगों ने दिमाग में रखना है, ये इम्पोर्टेंट था बच्चों। उसके बाद है इनर्शिया। बच्चों इस वीडियो में आप कॉन्सेप्ट सीख कर फ्री में जाने देती हूँ ना। इनर्शिया, तो इनर्शिया बच्चों क्या होता है? इनर्शिया, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही क्यों रहती है? अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में ही क्यों रहती है? क्योंकि रेस्ट में रखने वाला जो है वो इनर्शिया है। बॉडी को मोशन में तो मोशन में रखने वाला क्या है? इनर्शिया। तो कह सकते हैं द, ऐसे लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन अ स्टेट, जो किसी भी स्टेट को क्या करे? मेंटेन करे। अगर रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में ही रखेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रखेगा। सही है। और हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, जिस भी चीज में मास होगा उसका इनर्शिया होगा। मेरा इनर्शिया है, मेरा मास है, इस मार्कर का मास है तो इसका भी इनर्शिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ इलेक्ट्रॉन की। अब एक इलेक्ट्रॉन कितना छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसका भी मास है। हम उसे निकल आई से नहीं देख सकते, लेकिन उसके अंदर भी इनर्शिया है। अगर मैं फोटोन की बात करती हूँ, तो फोटोन एक मासलेस पार्टिकल है, एम्प्टी गेट पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन, मासलेस पार्टिकल है जिसका कोई इनर्शिया नहीं होता। सही है बच्चों, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब दूसरा, ये सेम एज है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो बच्चों अब हम इसे क्या कर लेते हैं? चलिए हम पढ़ लेते हैं, हेडिंग दे लेते हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। क्या बच्चों सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? मैम क्या है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? तो यही बताने वाले हैं। तो देखिए एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जैसा कि मैं यहाँ पर एक मार्कर को ले लेती हूँ। सही है। ये मार्कर मेरे हाथ में ऐसे पड़ा हुआ है, सही है। अब ये रेस्ट में, अब मैं इस मार्कर, और इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकंड है। अब जैसे ही मैं इस मार्कर के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये मार्कर क्या करेगा? मूव करेगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। जब भी बच्चों हमने पढ़ा था वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सही है। वेलोसिटी के चेंज होने से तो एक्सेलरेशन क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। सच अ फोर्स, एक ऐसी फोर्स, सच अ फोर्स अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर दे। तो ये भी हमारा लॉ कहता है। एक लिख देते हैं सेकंड लॉ में कि सच अ फोर्स अप्लाइड, अगर हम फोर्स को अप्लाई करें टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर दे, तो ये भी हमारा लॉ कहता है। हमेशा याद कीजिएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ये मैं राइट साइड फोर्स लगा रही हूँ, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। अगर मैं फोर्स
डाउनवर्ड होगी। सही है, तो हम लिख देते हैं कि डायरेक्शन इज अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन वही होगी जो हमने फोर्स को क्या किया है, अप्लाई किया है, वही इसकी क्या है, डायरेक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग बच्चों एक ये है। अब आप लोगों ने याद रखना है, एक चीज याद रखना है, हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि जो फोर्स है हमारी, अगर मैं एक बॉडी लेती हूँ, मेरा मार्कर कहाँ गया बच्चों, ये एक बॉडी है, सही है, एक बॉडी है, और ये भी क्या है, एक बॉडी है। इसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो 10 न्यूटन लगा रही हूँ, इसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो 60 न्यूटन लगा रही हूँ। इसका मास 5 kg है और इसका मास भी कितना है, 5 kg है। तो बच्चे बताएं एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस किसमें से होगी? एमटी गेट का एमसीक्यू है, यही आया था पिछले साल कि बताएं अगर 10 न्यूटन इस तरफ लग रही है और 60 न्यूटन लग रही है तो मासेस दोनों के सेम है, लेकिन बताएं कि एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी? तो हमें याद रखना है जिसकी फोर्स ज्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। तो फोर्स का डायरेक्टली रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ। अगर मैं इसी एग्जांपल को चेंज कर दूं और यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ बच्चों 10 न्यूटन ही कर देती हूँ और मासेस में यहाँ पर इसको 10 kg कर देती हूँ, तो बताएं इनकी फोर्सेस तो सेम है, मासेस डिफरेंट है, तो बताएं कि एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किस में होगी? तो जिसका मास कम होगा उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगी बच्चों, जिसका मास कम है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, जिसका ज्यादा है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। सही है, और हम ये लिख देते हैं कि फोर्स का इनवर्सली रिलेशन है मास के साथ, मास के साथ। अब बोथ हम रिलेशनशिप कर लेते हैं, बोथ रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं। इसका याद रखिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, बोलेंगे मैम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्सेलरेशन के और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास के। सही है, जब भी हम कांस्टेंट डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। सही है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास m। अब कांस्टेंट की वैल्यू m होती है तो F = am हो गया। अब ये यहाँ पर फोर्स डिवाइड करें, मतलब कि ये यहाँ पर डिवाइड करें, यहाँ पर आके ये फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक होती है मैकेनिक्स, बेस्ट मैकेनिक्स। ये जो डेरिवेशन है ना बच्चों इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि पूरी दुनिया का काम इसके ऊपर चलता है। मैकेनिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ये थिंकिंग्स है। देखिए फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के क्या है रिलेशंस में है, तो ये बहुत बड़ी क्या है एक कंक्लूजन है, फोर्स m है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। अब बच्चों आता है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ये तो बच्चों हलवा है, हलवा हलवा नहीं खाते आप, और थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, क्या न्यूटन बाबा ने अपने थर्ड लॉ में बोला था, न्यूटन बाबा ने, सही है। और हमें ये याद रखना है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, मास के। सही है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली बच्चों प्रोपोर्शन है फोर्स के, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फोर्स या मैग्नीट्यूड के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास के। सही है, थर्ड लॉ में न्यूटन बाबा ने की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जो फोर्स है उसका क्या है, इक्वल हमेशा क्या होगा, एक्शन होगा, और हमेशा अपोजिट उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। अपोजिट क्या होगा उसका, रिएक्शन होगा। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली, अब एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैं जमीन पर फेंक दी, सही है, मैंने क्या किया, एक एक्शन किया, और बॉल जब दोबारा वापस आएगा तो क्या दिया उसने मुझे, अपोजिट रिएक्शन दिया। सही है, तो ये हमारे पास है थर्ड लॉ, यानी कि एक्शन करें और वो बाद में हमें क्या मिले, रिएक्शन मिले उसका। तो हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है ये जो हमारे पास ये जो एक्शन है ये इक्वल होता है अपनी रिएक्शन के, क्योंकि अपोजिट क्या है, अपोजिट है, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया, नेगेटिव का साइन लगाया है। और जो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, ये जो एक्शन होता है, हम यहाँ लिखते हैं एक्शन इज अप्लाइड होता है फर्स्ट बॉडी इनटू
सेकेंड बॉडी। ये जो एक्शन होता है वो हमेशा जो अप्लाई होगा फर्स्ट बॉडी इनटू सेकेंड बॉडी पर, और जो हमारे पास रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन होगा इज अप्लाइड, और वो अप्लाइड होगा सेकेंड बॉडी से किसकी तरफ, फर्स्ट बॉडी की तरफ, सही है। उसके बाद हमेशा एक्शन और रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट एमडीकेट पॉइंट है कि याद रखिएगा कि जो एक्शन और जो रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन जो होता है, डू नॉट एक्ट सेम बॉडी, सेम बॉडी पर कभी एक्ट नहीं हो। मेरा मतलब ये है कि अगर एक बॉडी है, मैंने उसे फेंका है, तो जमीन उसे मेरी तरफ दोबारा फेंक रही है, तो ये डिफरेंट बॉडीज है, सेम बॉडी में कभी नहीं होगा, सही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।